हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का पाठ आत्मा का ताप ये पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं सैयद हैदर रजा। इनका जन्म 1922 में बावरिया गांव मध्य प्रदेश में हुआ। ग्रेट ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑर्ड्स एंड लेटर्स ये सम्मान इनको मिले हैं। इनकी मृत्यु 2016 में हुई है। रजा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल आर्ट ऑफ सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की थी और भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद 1950 में वह फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और वहां पर उन्होंने अध्ययन किया। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं आत्मा का ताप, ये रजा साहब की जो आत्मकथा है आत्मा का ताप, उसी का एक अंश है कि चित्रकला के क्षेत्र में उन्हें प्रारंभिक रूप में किस प्रकार से संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। आत्मा का ताप। नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कक्षा में प्रथम आया। 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता मिली, मतलब डिस्टिंक्शन मिला। इससे मुझे बहुत बड़ी मदद मिली। पिताजी रिटायर हो चुके थे, अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी। पिता के बाद पुत्र के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ जाती परिवार की। मैं गोंदिया में ड्राइंग का अध्यापक बना। गोंदिया एक छोटी सी जगह है। महीने भर में ही मुझे मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति मिल गई, क्योंकि जो विद्यार्थी 10 में से 9 विषयों में डिस्टिंक्शन लाया हो उसके लिए सरकार ने छात्रवृत्ति का प्रावधान करते हुए उन्हें छात्रवृत्ति दी मध्य प्रदेश सरकार ने। और मुंबई के जो प्रसिद्ध आर्ट स्कूल है जे स्कूल ऑफ आर्ट, उसमें उन्हें अध्ययन करने का मौका मिला। यह सितंबर 1943 की बात है। मैंने अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र दे दिया। जब तक मैं मुंबई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। अब दाखिले में भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा न हो पाता। छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। सरकार ने मुझे अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की, मतलब वो सीखने का मौका तो उनके हाथ से चला गया। अब उन्हें एक नौकरी मिली है। मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं, बम्बई में ही अध्ययन करूंगा। मुझे शहर पसंद आया, वातावरण भी पसंद आया, गैलरियाँ और शहरों में अपने पहले मित्र पसंद आ गए। मतलब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो कहीं नहीं जाएंगे, मुंबई में ही रहेंगे, वहाँ पर आगे का अध्ययन करेंगे, अपनी शिक्षा को और बढ़ाएंगे और वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोग, सब कुछ उन्हें पसंद आ गया। और भी अच्छी बात यह हुई कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी मिल गई थी उनको, और यह स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड पर स्थित था। एक बार कड़ी मेहनत का दौर चला। करीब साल भर में ही स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर श्री हुसैन ने मुझे मुख्य डिज़ाइनर बना दिया, मतलब उनकी उन्नति हो गई। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक मैं दफ्तर में काम करता। फिर मैं अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब में जाता और फिर जेकब सर्कल, जहाँ भाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह दे दी थी। मतलब नौकरी कर रहे थे, उसके बाद वो अध्ययन कर रहे थे, उसके बाद अपने रहने की जगह पर जाते थे। उसने कहा कि मैं तो टैक्सी रात में को ही चलाता हूँ, तो तुम वहाँ सो सकते हो। मतलब वो ऐसा स्थान था कि दिन भर तो व्यक्ति वहाँ आराम करता होगा, शायद रात को उसका घर खाली होता था, इसलिए वहाँ पर रजा साहब को रहने की अनुमति थी, रात में सोने की। वह दिन में कमरे पर लौट जाता था। यह छोटा सा कमरा जेकब सर्कल 7 रास्ता में पहली मंजिल पर था। एक रात जब 9:30 बजे मैं कमरे पहुँचा तो हमारे दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था। मतलब रजा साहब जब सोने के लिए वहाँ पर गए तो वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो, यहाँ हत्या की वारदात हुई है। अरे, अचानक से इतना बड़ा सदमा लगना। हम लोग कभी भी राजनीति या किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे। मेरी तो अक्ल गुम हो गई थी। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से मिला, उन्हें बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, जेकब सर्कल में रहता हूँ, मेरे कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा है और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। उन्होंने बताया कि मेरी टैक्सी ड्राइवर मित्र राल्फ पर या मुझ पर शक नहीं है। राल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी को छुरा मारकर हत्या कर दी थी। वो पूरी घटना को वहाँ पर बताता है। और अगले दिन मैंने जालिल साहब को राम कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया। मतलब अब उसके रहने की समस्या दूर हो गई थी लेखक के। अगले दिन मैंने जलील साहब को राम कहानी सुनाई तो उन्होंने आर्ट डिपार्टमेंट में रहने का कमरा दे दिया और वे फर्श पर सोता। वे मुझे रात 11-12 बजे तक गलियों के चित्र या तरह तरह के स्केच बनाते देखते। मतलब मैं अलग अलग गलियों में चित्र बनाता, जगह जगह पर स्केच बनाता था। वे मुझे ये काम करता हुआ देखते थे। कभी कभी वे कहते कि तुम बहुत देर तक काम करते रह गए, अब सो जाओ। कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे एक बहुत शानदार ठिकाना देने की पेशकश की। उनके चचेरे भाई की 6ठी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा। बोले तुमको रुको, थोड़े दिन बाद बहुत अच्छी जगह रहने के लिए दे दूँगा। उसमें 2 पलंग पड़े थे,
मतलब वो फर्श पर सो रहे थे तो उनके लिए पलंग मिलना बड़ी अच्छी बात थी। उनकी योजना यह थी कि अगर मैं उनके यहाँ काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का प्रमुख बना देंगे और मैं जेकब सर्कल का 7 रास्ते वाला घर और उसका गलीज वातावरण छोड़कर नए ठिकाने पर आ गया, जो पूरी तरह अपने काम में डूब गया। मतलब वो एक गरीब बस्ती से निकलकर एक अच्छे रहने वाले स्थान पर आ गए थे और अपने काम में पूरी तरह से मग्न हो गए थे। और इसका परिणाम यह हुआ कि 4 बरस में ही, मतलब 4 सालों में ही 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक उन्हें मिल गया। इस सम्मान को पाने वाला वो सबसे कम उम्र का कलाकार था। मतलब इससे पहले इतनी कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को यह सम्मान नहीं मिला था। 2 बरस बाद मुझे फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई। 2 साल के बाद उनको फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई और मैंने खुद को याद दिलाया, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। मेरे पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। उन्हीं के चित्र की प्रदर्शनी में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नाम नहीं था। अगले दिन मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी। वहाँ पर कला समीक्षकों ने रोनाल्ड वॉन लेडन ने मेरे चित्रों की काफ़ी तारीफ करी थी। उनका पहला वाक्य मुझे आज भी याद है, इनमें से कई चित्र पहले भी प्रदर्शित हो चुके हैं और न्यो में कोई नई प्रतिभा नहीं दिखी। डॉक्टर S.H. रजा के नाम के छात्र के 1-2 जलरंग लुभावने हैं। इनमें संयोजन और रंगों के दक्ष प्रयोग की जबरदस्त समझदारी दिखती है। ये जो टिप्पणी उनके चित्रों पर की गई थी, ये उनके हौसले को बढ़ाने के लिए बहुत थी। दोनों चित्र 40-40 रुपये में बिक गए। एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियोज़ में 8-10 घंटे रोज काम करने के बाद भी महीने भर में मुझे इतने रुपए नहीं मिल पाते थे। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वॉल्टर लैंगहैमर से भेंट हुई, उनकी मुलाकात हुई। भेंट होना मतलब मुलाकात हुई। तो उन्होंने जर्मन की उच्चारण वाली अंग्रेजी में कहा, मतलब कि इंग्लिश में वे बोले लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण था वो जर्मन भाषा जैसा था। और क्या कहा, आई लव योर स्टफ मिस्टर रजा, मतलब रजा साहब मुझे आपका काम पसंद आया। रुडोल्फ वॉन लेडेन की कृपा बनाए रखते थे। इसके बाद वियना के एक कला संग्राहक एम्मनुएल स्लेसिंगर मेरे काम के प्रशंसक बन गए। यह मेरे बहुमूल्य उपलब्धियां थी। मतलब इतने बड़े बड़े व्यक्तियों का अगर आपकी कला का प्रशंसक होना, ये आपके लिए अच्छी उपलब्धियां होती है। और समय के साथ साथ चीज़ें होती चली गई। प्रोफेसर लैंगहैमर ने काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया था। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर बन गए थे। मैं दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाता, शाम को चित्र उन्हें दिखाता तो बारीकी से उसका विश्लेषण करते थे। मतलब उसमें कोई कमी हो तो बताते थे। मेरे काम में उनकी रुचि बढ़ती गई, मेरा काम निखरता गया। वे मेरे चित्र खरीदने लगे और आखिर मेरे लिए नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में जुट पाना संभव हो सका। मतलब अब उन्हें नौकरी की इतनी आवश्यकता नहीं थी और नौकरी को छोड़कर कला में पूरी तरह से जुट गए। 1947 में मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र बन गया क्योंकि अब मैं नौकरी किए बिना भी अपनी फीस और रहने का खर्चा उठा सकता था। यहाँ तक हमने देखा कि कितने संघर्ष के साथ रजा साहब ने अपने चित्रकला के करियर को शुरुआती दौर पर कितना संघर्ष करा, लेकिन अंत में हमने देखा कि संघर्ष ने, इस मेहनत ने उनको किस प्रकार के फल दिए हैं। अब आगे हमें ये देखना है कि मेहनत उन्हें आगे किस प्रकार से उपलब्धियों पर पहुंचाती है, जो कि हम इस पाठ के भाग 2 में देखेंगे। धन्यवाद।